गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस में आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद या आर्टिकल्स को, जहां से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो जिन दोस्तों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप लोग सबसे पहले यह ध्यान में रखिएगा कि भारतीय संविधान को बनाने में कुल समय लगा था दोस्तों 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, और भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को, और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया दोस्तों 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम लोग मनाते हैं अपना गणतंत्र दिवस। तो यहां पर आपको सबसे पहले यह ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान को बनाने में कुल समय लगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, और भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को, और पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम लोग मनाते हैं अपना गणतंत्र दिवस। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, मूल संविधान या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कुल भाग या पार्ट थे दोस्तों 22, और कुल अनुच्छेद या आर्टिकल थे 395, और कुल अनुसूचियां या शेड्यूल थे 8। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा संघ एवं इसके क्षेत्रों का वर्णन, और यह दिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 1 में, और अनुच्छेद या आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। तो संघ एवं इसके क्षेत्रों का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के भाग 1 में, और अनुच्छेद या आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। फिर इसमें आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले अनुच्छेद 1, और अनुच्छेद 1 या आर्टिकल 1 कहता है दोस्तों कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा आर्टिकल 2 या अनुच्छेद 2, जिसमें दोस्तों बताया गया है नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश के बारे में। और यहां पर एक चीज आप लोग नोट्स में ध्यान में रखिएगा कि नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश कौन कर सकता है, तो ये अधिकार दोस्तों सिर्फ भारत की पार्लियामेंट या संसद के पास है। फिर इसके बाद आपको अगला पार्ट ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद या आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक दिया गया है सिटीजनशिप या नागरिकता को। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा भारतीय संविधान के भाग 3 में या पार्ट 3 में अनुच्छेद या आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिया गया है मूल अधिकार, या इसी को कहा जाता है दोस्तों फंडामेंटल राइट्स। और मूल अधिकारों के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मूल अधिकारों को दोस्तों भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और ये जो मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये होते हैं दोस्तों न्याय संगत या जस्टिसिएबल। इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि यदि किसी को लगता है कि उसके मूल अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो वो दोस्तों भारत की सर्वोच्च न्यायालय या राज्यों की जो उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट होता है, उसमें रिट या याचिका दायर कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों जो मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स भारत के प्रत्येक आदमी को प्राप्त हैं, वो दोस्तों होते हैं न्याय संगत एवं जस्टिसिएबल। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मूल अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स को दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 3 में, और अनुच्छेद या आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग मूल अधिकारों के प्रकार में ध्यान में रखिएगा कि जो मूल संविधान था उसमें कुल 7 प्रकार के मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स भारत के प्रत्येक आदमी को प्राप्त थे, जिसमें पहला है दोस्तों समता का अधिकार, या इसी को कहा जाता है राइट टू इक्वलिटी, और इसे दिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। फिर
दूसरा आपको ध्यान में रखना है स्वतंत्रता का अधिकार, या इसे दोस्तों कहा जाता है राइट टू फ्रीडम, और इसे दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। फिर इसके बाद तीसरा आप लोग ध्यान में रखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसे कहा जाता है दोस्तों राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर चौथा फंडामेंटल राइट आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसे कहा जाता है दोस्तों राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और इसे दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। इसके बाद पांचवा मौलिक अधिकार आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि है संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार, या इसी को कहा जाता है दोस्तों कल्चरल एवं एजुकेशनल राइट, और इसे दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में। फिर छठा मौलिक अधिकार आप लोग ध्यान में रखिएगा जिसे समाप्त कर दिया गया, और वो है दोस्तों संपत्ति का अधिकार या राइट टू प्रॉपर्टी, और इसे दिया गया था अनुच्छेद 31 में। और संपत्ति का अधिकार दोस्तों जो कि था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया, और इसे कर दिया गया लीगल राइट या विधि का अधिकार, और इसे जोड़ा गया भारतीय संविधान के पार्ट 12 या भाग 12 में और अनुच्छेद 300A में। तो यही जो मौलिक अधिकार है दोस्तों छठवां, इसी को समाप्त कर दिया गया है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर सातवां मौलिक अधिकार कौन सा है, तो वो है दोस्तों संवैधानिक अधिकारों का उपचार जो कि दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में। तो इस बात को दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकार प्राप्त थे प्रत्येक नागरिक को, वो थे दोस्तों 7। फिर इसके बाद वर्तमान संविधान में, क्योंकि दोस्तों जो छठा मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त करके कर दिया गया लीगल राइट या विधिक का अधिकार। तो वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हैं, तो वो है दोस्तों 6। इसे आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों आप लोग फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद या आर्टिकल हैं उन्हें एक एक करके ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 14, और इसमें बताया गया दोस्तों विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, या इसी को कहा जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 15, और इसमें बताया गया दोस्तों धर्म, मूल, वंश और जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध, अर्थात दोस्तों आप किसी भी व्यक्ति से धर्म, मूल, वंश और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद या आर्टिकल जो कि है अनुच्छेद 16, और इसमें है दोस्तों लोक नियोजन के विषय में समान अवसर। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 16 में दिया गया है लोक नियोजन के विषय में समान अवसर, और इसी के अंतर्गत आता है दोस्तों जैसे सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। तो ये सभी व्यवस्थाएं की गई हैं अनुच्छेद 16 या आर्टिकल 16 में। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 17, और इसमें दोस्तों बताया गया है अस्पृश्यता के अंत के बारे में या एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। फिर इसके बाद अगला है अनुच्छेद 18 जिसमें बताया गया है उपाधियों का अंत या एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 19, और अनुच्छेद 19 से आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 19 प्रत्येक भारतीय नागरिक को कुल 6 अधिकार प्रदान करता है, जिसमें पहला है दोस्तों वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या इसी को कहा जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति को जो कि भारत का नागरिक हो उसे अभिव्यक्ति की आजादी है और कुछ भी बोलने की आजादी है, और इसी में आता है दोस्तों
प्रेस की स्वतंत्रता, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर दूसरा है दोस्तों सम्मेलन, अर्थात दोस्तों आप भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर कहीं भी शांतिपूर्वक ढंग से सम्मेलन कर सकते हैं। फिर तीसरा है संघ, और इसमें है दोस्तों कि आप भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर कहीं भी किसी भी प्रकार का यूनियन या संघ बना सकते हैं। फिर चौथा है संचरण का अधिकार, अर्थात आप भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर कहीं भी संचरण कर सकते हैं, अर्थात कहीं भी आ जा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। और पांचवा है दोस्तों निवास का अधिकार, अर्थात आप भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर कहीं भी अपना घर बनाकर निवास कर सकते हैं। और छठा और लास्ट है दोस्तों, आप भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार के प्रोफेशन या वृत्ति या व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये 6 अधिकार प्राप्त हैं दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A के अंतर्गत। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 20, और इसमें दिया गया है दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अर्थात दोस्तों यदि कोई व्यक्ति अपराध सिद्ध हो गया है तो वो अपने मनपसंद वकील से कोई भी या किसी भी प्रकार की सलाह ले सकता है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सब बातें आती हैं अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 20 से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसमें दिया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, या इसी को कहा जाता है इंग्लिश में दोस्तों प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 21, और इसमें दिया गया है दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, या इसी को कहा जाता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ्स एंड पर्सनल लिबर्टी। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसी 21 अनुच्छेद में जोड़ा गया दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21A आर्टिकल, जिसमें दोस्तों 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। इसके बाद आप लोग नोट्स में ध्यान में रखिएगा कि आपातकाल घोषित होने पर या नेशनल इमरजेंसी घोषित होने पर सभी जो फंडामेंटल राइट्स हैं दोस्तों वो समाप्त कर दिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 और 21 को छोड़कर। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आपातकाल घोषित होने पर अनुच्छेद 20 और 21 में जो भी अधिकार नागरिक को दिया गया है वो निलंबित नहीं हो सकता है। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 22, जिसमें दिया गया है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण के बारे में, या इसी को कहा जाता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो ये सभी बातें बताई गई हैं अनुच्छेद 22 के अंदर। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 23, जिसमें दोस्तों मानव दुर्व्यापार एवं इसी को कहा जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एवं बाल श्रम, या इसी को कहा जाता है फोर्स्ड लेबर को दोस्तों प्रतिबंधित किया गया है। तो मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया दोस्तों अनुच्छेद 23 के अंदर। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 24, जिसमें कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध किया गया है। इसके बाद आप लोग देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या इसी को कहा जाता है शॉर्ट में डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसे दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद या आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। और ये जो डीपीएसपी या जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं दोस्तों ये होते हैं नॉन जस्टिसिएबल या अन्याय संगत। फिर इसमें दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो इसमें सबसे पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 39, जिसमें दोस्तों बताया गया समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। तो फिर इसे आपको ध्यान में रखना है कि डीपीएसपी के अनुच्छेद 39 में बताया गया है समान कार्यों के लिए समान वेतन दिया जाएगा। फिर इसके बाद
अगला अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है डीपीएसपी से, जो कि है अनुच्छेद 40, जिसमें दोस्तों ग्राम पंचायतों की स्थापना के बारे में बताया गया। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 44, जिसमें यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड या इसी को कहा जाता है दोस्तों समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 45, जिसमें बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और फिर इसके बाद है अनुच्छेद 48, जिसमें कृषि एवं पशुपालन के बारे में बताया गया है। फिर इसी 48वें अनुच्छेद में है दोस्तों एक 48A, जिसमें वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में दिया गया है या बताया गया है। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 50, जिसमें दोस्तों न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग होना बताया गया है, या भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 50 है वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, ऐसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 51, जिसमें दोस्तों बताया गया अंतरराष्ट्रीय शांति एवं शिक्षा को प्रोत्साहन या प्रोत्साहित किया जाएगा राज्यों के द्वारा। तो इसे आप लोग दूसरे भाषा में समझ लीजिए कि राज्य का यह कर्तव्य होगा दोस्तों कि वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का प्रयत्न करे। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा और इसे बताया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा फंडामेंटल ड्यूटी या जिसे मौलिक कर्तव्य कहा जाता है, और इसे जोड़ा गया दोस्तों भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के बाद, और इसे जोड़ा गया दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में। और वर्तमान समय में दोस्तों कुल फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्यों की संख्या है दोस्तों वो है 11, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा संघ की कार्यपालिका, जिसमें सबसे पहले आप लोग देखिए राष्ट्रपति महोदय को, और ये दिए गए हैं भारतीय संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद या आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 54, जिसमें दिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन या इलेक्शन के बारे में। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 56, और इसमें दिया गया दोस्तों राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 58, जिसमें बताया गया राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता या क्वालिफिकेशन को बताया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अंतर्गत। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 60, जिसमें दोस्तों बताया गया राष्ट्रपति के शपथ के बारे में, अर्थात राष्ट्रपति महोदय को शपथ कौन दिलाएगा, तो वो बताया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 61, जिसमें दोस्तों राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है उसके बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 63, जिसमें दोस्तों उपराष्ट्रपति के पद को बताया गया है। फिर इसके बाद अगला है अनुच्छेद 72, जिसमें राष्ट्रपति महोदय को जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है उसके बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 74, जिसमें राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा एवं जो मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारियां होंगी उसके बारे में भी बताया गया दोस्तों अनुच्छेद 74 में। फिर अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 76, जिसमें भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा भाग 5 में ही अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक, और ये दिया गया है दोस्तों भारतीय संसद के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 79 या 79, जिसमें संसद के गठन के बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 80 या आर्टिकल 80 में बताया गया दोस्तों राज्यसभा की संरचना के बारे में, और लोकसभा की संरचना को बताया गया है अनुच्छेद 81 में। तो ये लाइन से आप
लोग ध्यान में रखिएगा कि संसद का गठन ये बताया गया दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 में, और राज्यसभा की संरचना को बताया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा की संरचना को बताया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 107 जिसमें साधारण विधेयक के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 108 जिसमें बताया गया है दोस्तों ज्वाइंट सीटिंग या संयुक्त बैठक के बारे में लोकसभा और राज्यसभा की कुछ परिस्थितियों में। तो लोकसभा और राज्यसभा की कुछ परिस्थितियों में दोस्तों संयुक्त बैठक होती है या जिसे ज्वाइंट सीटिंग कहा जाता है, और ये बताया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 110 जिसमें दोस्तों बताया गया धन विधेयक या मनी बिल के बारे में। फिर इसके बाद अगला आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 112 जिसमें दोस्तों बताया गया कि प्रत्येक वर्ष में वार्षिक जो वित्तीय विवरण होगा वो संसद में पेश किया जाएगा। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 112 के अनुसार ये बताया गया है कि प्रत्येक वर्ष में जो वार्षिक वित्तीय विवरण होगा वो संसद में पेश किया जाएगा, जिसे दोस्तों हम लोग बजट के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 117 जिसमें दोस्तों वित्त विधेयक या फाइनेंस बिल के बारे में बताया गया है, और 123 अनुच्छेद में है दोस्तों अध्यादेश जो कि राष्ट्रपति के द्वारा पेश किया जाता है और इसी को कहते हैं ऑर्डिनेंस। तो अनुच्छेद 123 में है अध्यादेश या ऑर्डिनेंस। इसके बाद आप लोग देखिए सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को, जिसे दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। फिर इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 129 जिसमें यह बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय है वह एक अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, जिसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की जो कार्यवाही व निर्णय होंगे उन्हें एक साक्ष्य या रिकॉर्ड के रूप में रख लिया जाता है। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 143 जिसमें दोस्तों बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत के सभी न्यायालयों पर लागू होंगे। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 143 जिसमें यह बताया गया दोस्तों कि सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकते हैं। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 148 जिसमें दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या कैग के बारे में बताया गया है। इसके बाद आप लोग देखिए राज्य की कार्यपालिका जिसमें शामिल होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता। तो हमको सबसे पहले देखना है राज्यपाल महोदय को। तो राज्यपाल महोदय को दोस्तों दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 6 में और आर्टिकल या अनुच्छेद 153 से लेकर 167 के बीच में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 155 जिसमें दोस्तों बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 159 या 159 जिसमें दोस्तों बताया गया है राज्यपाल के शपथ के बारे में, और इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राज्यपाल की शपथ संबंधित राज्यों के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के द्वारा दिलाई जाती है। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 161 जिसमें राज्यपाल के द्वारा जो क्षमादान दिया जाता है उसके बारे में बताया जाता है। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 165 जिसमें राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 168 जिसमें दोस्तों राज्य विधानमंडल के गठन के बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 169 में है
विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल। और फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 169, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा के संगठन या संरचना के बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 213 से आपको ध्यान में रखना है कि इसमें राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 214, और इसमें दोस्तों यह बताया गया है कि सभी राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान किया जाएगा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 233, जिसमें दोस्तों जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, इससे बताया गया है। और फिर अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 243, जिसमें पंचायतों एवं नगर पालिका के गठन एवं संरचना के बारे में बताया गया है। और इसे दिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 9 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 243 में बताया गया है पंचायतों एवं नगर पालिका के गठन एवं संरचना के बारे में, जिसे दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 9 में। फिर इसके बाद आपको देखना है अनुच्छेद 263, जिसमें दोस्तों इंटर स्टेट काउंसिल या अंतरराज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद अगला है अनुच्छेद 266, जिसमें संचित निधि के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद अगला है अनुच्छेद 267, जिसमें आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया है। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 280, जिसमें वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन, और अनुच्छेद 267 में है आकस्मिक निधि, और अनुच्छेद 266 में है संचित निधि, और अनुच्छेद 263 में है इंटर स्टेट काउंसिल या अंतरराज्यीय परिषद। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 315, जिसमें संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 324 में दोस्तों चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 338, इसमें दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। और फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 338B के 1 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 343, जिसमें यह कहा गया है दोस्तों कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी में लिखी गई हिंदी होगी। तो संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी में लिखी गई हिंदी होगी, ये बताया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। फिर इसके बाद आप लोग इमरजेंसी का जो प्रोविजन है उसे देख लीजिए। और इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 352, जिसमें दोस्तों बताया गया है राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी के बारे में। फिर इसके बाद अगला है अनुच्छेद 356, जिसमें बताया गया है प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन के बारे में। और इसके बाद तीसरा आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 360, जिसमें बताया गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल के बारे में। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 365, जिसमें आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति महोदय सुरक्षा, रेलवे, एसटी या शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति और हिंदी भाषा के यदि किसी मामले पर राज्य को निर्देश देते हैं तो उन्हें उसे मानना ही पड़ेगा। यह प्रावधान किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 365 के अंतर्गत। फिर लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 368, जिसमें दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया है। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। यदि आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।